नमस्कार फ्रेंड्स। प्रीवियस एग्ज़ाम की टॉपिक वाइज सीरीज में आज मैं आप लोगों को भारतीय संविधान का महत्वपूर्ण टॉपिक भारतीय संसद से जो भी प्रीवियस एग्ज़ाम में क्वेश्चंस पूछे गए हैं मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से कराने जा रहा हूं। वीडियो थोड़ा लंबा ज़रूर होगा, आप लोग पूरे क्वेश्चन देखिए, एग्ज़ाम में आने वाला कोई भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। आप लोग देख सकते हो जो नीचे दिए गए सभी प्रश्न हैं एसएससी परीक्षाओं में पूछे गए हैं, जो आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सभी क्वेश्चन दोस्तों प्रीवियस एग्ज़ाम के पूछे हुए हैं। ये सीरीज़ मैं चला रहा हूँ, आप लोग मेरे चैनल से जुड़ जाइए, आपके प्रीवियस एग्ज़ाम के सभी क्वेश्चंस कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा पहला क्वेश्चन दिया है कि लोकसभा सचिवालय प्रत्यक्ष रूप से किसके नियंत्रण में आता है। लोकसभा सचिवालय किसके नियंत्रण में आता है? ये आता है लोकसभा अध्यक्ष के नियंत्रण में। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था दोस्तों? जीवी मावलंकर था। कौन? लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष, जिनका पूरा नाम क्या है? गणेश वासुदेव मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है दोस्तों? मीरा कुमार है लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि संसद में, क्या क्वेश्चन, कि संसद में कौन शामिल होता है? संसद में शामिल होता है दोस्तों भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों मिलकर संसद का निर्माण करते हैं। देख रहे हो कि सभी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है दोस्तों? क्या होती है दोस्तों? इसमें राष्ट्रपति शामिल होता है, ये इसकी महत्वपूर्ण विशेषता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है? कौन बनाता है? राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन मिलकर भारत में कानून को बनाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 12 होती है, जिन्हें राष्ट्रपति मनोनीत करता है राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल कितना होता है? 6 वर्ष होता है राज्यसभा के सदस्यों का सेवाकाल। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? कितने? 1/3 सदस्य 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं, और इतने सदस्य 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर भी होते रहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? किसके द्वारा किया जाता है? ये विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा इनका चुनाव किया जाता है, राज्यसभा के सदस्यों का। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सभापति कौन होता है? राज्यसभा का सभापति कौन होता है दोस्तों? भारत का राष्ट्रपति होता है राज्यसभा का सभापति। अगला क्वेश्चन है कि किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किसमें? जो राज्यसभा होता है इसमें राज्यसभा का जो अध्यक्ष होता है वो सदन का नहीं होता है, क्योंकि भारत का उपराष्ट्रपति होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का उपसभापति किसे चुना जाता है? किसे चुना जाता है? किसी भी व्यक्ति को जो उस समय राज्यसभा का सदस्य हो उसे राज्यसभा का सभापति चुना जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या होगी यदि वह राज्यसभा का सदस्य हो? आप लोगों को पता होना चाहिए भारत का प्रधानमंत्री जब बनता है जब या तो लोकसभा का सदस्य हो या तो राज्यसभा का। लोकसभा का होगा तो उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए, अगर राज्यसभा का है तो कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष। ये तो उसके ऊपर डिपेंड करता है कि मतलब किस सदन का वो सदस्य है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? राज्यसभा द्वारा नियुक्त महासचिव किस रैंक के बराबर होता है? ये होता है भारत सरकार के कैबिनेट सचिव के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए किसी व्यक्ति की न्यूनतम आयु होनी चाहिए, कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? क्या है दोस्तों? लोकसभा के लिए 25 वर्ष होती है, राज्यसभा के लिए 30 होती, लोकसभा के लिए 25। अगला क्वेश्चन है कि जनता का सदन को लोकसभा के नाम से किस वर्ष दिया गया था? जनता का सदन को लोकसभा का नाम किस वर्ष दिया गया था? ये दिया गया था 1954 में। लोकसभा को दोस्तों पहले जनता के सदन के नाम से भी जानते थे। अगर पूछा जाए लोकसभा का पुराना नाम क्या है तो उसका पुराना नाम क्या है? जनता का सदन। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद का जनता द्वारा निर्वाचित सदन निम्न में से कौन सा है? कौन सा होता है दोस्तों? लोकसभा होता है जो जनता द्वारा निर्वाचित सदस्यों का होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी होती है? मतलब लोकसभा में अधिकतम संख्या कितनी है? जब पूछा गया था तब कितनी थी दोस्तों? 552 थी, लेकिन अब कितनी बची है? 550 है, क्योंकि जो एंग्लो इंडियन के सदस्य हैं उनको निर्वाचित नहीं किया जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि राज्यों से लोकसभा में कुल कितने सदस्यों की संख्या होती है? कितनी होती है? 530 होती है राज्यों से। और 13 कहाँ से होती है? 13 होती है दोस्तों कहाँ से? जो होते हैं केंद्र शासित प्रदेश। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 552 मतलब 550 होती है। अभी हमने बताया 2 सदस्य जो एंग्लो इंडियन वाले हैं उनको छोड़ दिया गया है। अब कितने बचे हैं? 550 बचे हैं। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति द्वारा संसद लोकसभा में कितने आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? कितने? 2 सदस्यों को किया जाता है, लेकिन अब ये मनोनयन की प्रक्रिया खत्म हो गई है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों की कितनी सीटों को आरक्षित किया गया? कितनी सीटों को? 131 सीटों को आरक्षित किया गया है अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए। अगला क्वेश्चन है कि मूल संविधान में लोकसभा सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष था। इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा कितने वर्ष कर दिया गया था? कितना? 6 वर्ष कर दिया गया था। फिर बाद में घटा के कितना कर दिया गया? फिर बाद में 5 वर्ष ही कर दिया गया। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता कितने वर्षों के लिए होती है? कितने वर्ष के लिए होती है? 5 वर्ष के लिए होती है लोकसभा के सदस्यों की सदस्यता। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया था? कितनी बार? 1 बार बढ़ाया गया था। लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष के लिए कितनी बार? 1 बार ही बढ़ाया गया था। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का अध्यक्ष का कार्यकाल कितनी अवधि का होता है? कितनी? इसकी भी अवधि कितनी होती है? 5 वर्ष होती है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? किसको? लोकसभा के उपाध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देता है लोकसभा अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के मताधिकार को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? निर्णायक मत कहा जाता है लोकसभा के अध्यक्ष के मताधिकार को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? संसद निर्धारित करती है लोकसभा अध्यक्ष के वेतन और भत्ते को। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का प्रथम उपाध्यक्ष कौन था? कौन था दोस्तों? M.A. अयंगर थे लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष। अगर पूछा जाए अध्यक्ष कौन थे, हमने पहले बताया कौन थे? G.V. मावलंकर थे। उपाध्यक्ष सबको नहीं पता होगा क्या कौन है दोस्तों? M.A. अयंगर लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अगर अनुपस्थित रहते हैं तो लोकसभा की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? कौन करता है दोस्तों? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा बनाई गई तालिका सूची में शामिल व्यक्ति जो होंगे वही क्या करेंगे? इनकी अनुपस्थिति में उसकी अध्यक्षता करेंगे। अगला क्वेश्चन है कि प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य होता है दोस्तों सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना एवं लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव करना। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे ही लोकसभा का चुनाव होता है और सभी सांसद जो होते हैं लोग जीत के कहाँ पहुँचते हैं? संसद भवन पहुँचते हैं। तो उनके लिए एक प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। वही क्या करता है? सभी सदस्यों को क्या करता है? शपथ दिलाता है। अगला क्वेश्चन है कि प्रथम लोकसभा के विपक्ष का नेता कौन था? कौन था दोस्तों? A.K. गोपालन थे प्रथम लोकसभा के विपक्ष के नेता। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का सचिव जो कि अपने विभाग का प्रमुख होता है किसके द्वारा नियुक्त किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है लोकसभा का सचिव। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा का वाद विवाद किस भाषा में मुद्रित होता है? किस भाषा में? हिंदी और अंग्रेजी दोनों में मुद्रित होता है लोकसभा का वाद विवाद, जिसको हम डिबेट बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? क्या सही नहीं दोस्तों? राज्यसभा में निर्वाचन के लिए व्यक्ति की आयु 21 वर्ष पूरी होनी चाहिए। नहीं दोस्तों, कितनी होनी चाहिए? 25 होनी चाहिए। राज्यसभा में निर्वाचन के लिए 30 वर्ष, लोकसभा में कितनी? 25 वर्ष। और ग्राम पंचायत के चुनाव मतदान के लिए पात्र व्यक्ति की आयु कितनी? 18 वर्ष होनी चाहिए। सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? कौन सा? जो अनुच्छेद 110 है ये धन विधेयक से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में मंजूरी निम्न में से कौन देता है? कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष देता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है कि नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता है? कौन से? धन विधेयक को केवल लोकसभा में ही पेश किया जाता है, राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जाता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर समय सीमा में कोई संपादन ना कर सके तो वह समय सीमा क्या होती है? 14 दिन। जैसे कोई भी धन विधेयक लोकसभा में पारित हो गया और राज्यसभा में जाता है, अगर पर कोई उच्च सदन क्या करता है? समय सीमा में कार्य संपादन नहीं करता है तो क्या उसको पारित समझ लिया जाता है। कितने? 14 दिनों के अंदर। अगला क्वेश्चन है कि गैर धन विधेयक पर
संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? कितने होते हैं? 3 वाचन होते हैं। गैर धन विधेयक पर संसद के हर सदन में कितने वाचन होते हैं? 3 होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव सरकार के किस विधेयक के द्वारा करती है? किसके? वित्त विधेयक के द्वारा करती है 1 वर्ष तक राजस्व में एकत्र करने का प्रस्ताव। अगला क्वेश्चन है कि संसद सदस्य की उसकी अध्यक्षता से निलंबित कर दिया जाएगा यदि वह लगातार सदन में अनुपस्थित रहे। कितने दिन? 60 दिन तक यदि कोई संसद अपने सदन में नहीं पहुंचता है तो उसकी क्या होती है? लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाती है। अगला क्वेश्चन है कि वह व्यक्ति जो राज्यसभा में मत दे सकता है और लोकसभा तथा राज्यसभा में बोल सकता है वह है कौन है दोस्तों? वे मंत्री जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो लोकसभा में बोल सकते हैं और राज्यसभा में बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गण पूर्ति कोरम कितनी होती है? कितनी होनी चाहिए? 1/10 होनी चाहिए लोकसभा की कार्यवाही प्रारंभ करने के लिए गण पूर्ति कोरम। अगला क्वेश्चन है कि संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष कितने सत्रों में की जाती है? संसद की कार्यवाही प्रत्येक वर्ष 3 सत्रों में की जाती है, याद रखिए 3 सत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल की अवधि क्या है? कितनी होती है दोस्तों? 6 माह होती है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि। अगला क्वेश्चन है कि संसदीय शब्दावली में 17 वसांश से क्या आशय है? संसदीय शब्दावली में 17 वसांश से क्या आशय होता है दोस्तों? संसद के सत्र का अंत होता है 17 वसांश का आशय। अगला क्वेश्चन है कि संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष करता है। अगर पूछा जाए इसको कौन बुलाता है? इसे बुलाता है भारत का राष्ट्रपति। किस अनुच्छेद के तहत बुलाता है? ये बुलाता है अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद में आधिकारिक विपक्षी दल के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए उसके कितने सदस्य होने चाहिए? कितने होने चाहिए? कुल सदस्यों का 1/10 भाग होने चाहिए। मतलब विपक्ष के पास कितने? 1/10 सदस्य होने चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बनाने में सक्षम है यदि क्या होगा? अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल लागू हो और देश के 2 या 2 से अधिक राज्यों की विधानसभाएं इसका अनुरोध करें, तब क्या होता है? भारतीय संसद किसी भी राज्य के लिए कोई कानून बना सकता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा अनुच्छेद संसद की राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है? कौन सा अनुच्छेद? जो 249 है, संसद को राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का आदेश देता है। कौन सा? अनुच्छेद 249। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाना है तो इसके लिए प्रस्ताव पेश कहाँ किया जाएगा? कहाँ किया जाएगा? राज्यसभा में पेश किया जाएगा। संसद को राज्य सूची के किसी विषय के संबंध में कानून बनाने के लिए कहाँ प्रस्ताव पेश किया जाएगा? राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित होता है किसके बाद होता है? तो प्रश्नकाल के तुरंत बाद का समय क्या कहलाता है? शून्यकाल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी कार्यवाही विश्व संसदीय व्यवस्था में नहीं ली गई? कौन सी जो शून्यकाल है ये विश्व संसदीय व्यवस्था से नहीं ली गई? शून्यकाल को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही है? कौन सा सही दोस्तों? इसका संविधान में उल्लेख है, इसका संविधान में उल्लेख नहीं किया गया है। अगला है कि 2 अविश्वास प्रस्ताव के बीच 6 माह का अंतर होना चाहिए, ये भी सही है। इसके सदन के 100 सदस्यों द्वारा इसका समर्थन मिलना चाहिए, नहीं गलत। कितने होने चाहिए? 50 होने चाहिए। इसे केवल लोकसभा में लाया जा सकता है, बिल्कुल सही। 1, 2, 4 सही हैं, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच कितना अंतर होना चाहिए? कितना? 6 महीने का अंतर होना चाहिए पहले अविश्वास प्रस्ताव और दूसरे अविश्वास प्रस्ताव के बीच में। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव का जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए जो चर्चा की जाती है उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं स्थगन प्रस्ताव। किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को जन महत्व का अविलंब मामला मानते हुए चर्चा की जाती है उसे क्या बोलते हैं? स्थगन प्रस्ताव मानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जब किसी संसद सदस्य द्वारा महसूस किया जाता है कि किसी मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई तो सदस्य द्वारा कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? कौन सा? विशेषाधिकार प्रस्ताव लाया जाएगा। जब किसी संसद सदस्य द्वारा महसूस किया जाता है कि किसी वित्त मंत्री द्वारा सदन को गलत जानकारी दी गई तो कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा? विशेषाधिकार प्रस्ताव, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा संसद से संबंधित नहीं है? कौन सा? जो निलंबन होता है संसद से संबंधित नहीं है।
अगला क्वेश्चन है कि भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकारी खर्चा नहीं किया जा सकता है। किसकी? संसद के बिना कोई भी सरकारी खर्च नहीं किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद में निम्न में से कौन बजट प्रस्तुत करता है। कौन प्रस्तुत करता है? तो सबको पता होगा वित्त मंत्री होता है, वही बजट को प्रस्तुत करता है। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी कार्रवाई संघ के बजट से संबंधित है। कौन सी? जो कटौती प्रस्ताव है ये क्या होती है? संघ के बजट से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि सरकार द्वारा प्रस्ताव मांग की राशि कम से कम ₹1 करने संबंधी प्रस्ताव को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? नीतिगत कटौती प्रस्ताव कहते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राष्ट्रपति को उसके कार्यविधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है? कौन? जो लोकसभा होता है, राष्ट्रपति को उसके कार्यावधि पूर्ण होने से पहले पदमुक्त करने की कार्यवाही को चालू कर सकता है। कौन? लोकसभा। अगला क्वेश्चन है कि संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? कौन निर्धारित करता है? संसद करते हैं, संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता। अगला क्वेश्चन है कि यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करे तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं तदर्थ समिति कहते हैं। यदि संसद किसी विशिष्ट उद्देश्य के लिए कोई समिति नियुक्त करते हैं उसे कहते हैं तदर्थ समिति। याद रखिएगा। मैं क्वेश्चन रिपीट कर देता हूँ जिससे आपको याद हो जाए। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से कौन समिति संसद की स्थायी समिति नहीं है? कौन सी? लोक लेखा, प्राक्कलन और सार्वजनिक उपक्रम ये सभी क्या है? स्थायी हैं, लेकिन वित्त मंत्रालय के लिए सलाहकार समिति ये स्थायी नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विधायिका का प्रमुख कार्य क्या होता है? क्या होता है? विधियों का निर्माण करना विधायिका का प्रमुख कार्य होता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। क्या नहीं प्रदान करते हैं दोस्तों? विधिक न्याय प्रदान नहीं करते हैं। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय ये सभी प्रदान करते हैं, लेकिन विधिक न्याय प्रदान नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय है? द्विसदनीय विधानमंडल से क्या आशय होता है दोस्तों? निम्न सदन और उच्च सदन होते हैं द्विसदनीय विधानमंडल में। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसदीय संरचना में 2 अस्थायी सदनों के नाम बताइए। कौन है दोस्तों? लोकसभा और जो विधानसभा होते हैं कैसे सदन है? अस्थायी सदन होते हैं। लेकिन अगर पूछा जाए विधान परिषद और राज्यसभा ये कैसे होते हैं दोस्तों? ये स्थायी सदस्य होते हैं, स्थायी सदन होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद की इमारत को क्या कहा जाता है? क्या कहता है? संसद भवन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत की संसद के लोकसभा को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं निम्न सदन। संसद के लोकसभा क्या कहते हैं? निम्न सदन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद के उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जानते हैं? राज्यसभा के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है? कौन विघटित कर सकता है? इनमें से कोई विघटित नहीं कर सकता है राज्यसभा को, मतलब राज्यसभा कभी भंग ही नहीं होती, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा को कौन भंग कर सकता है? मतलब भंग ही नहीं होती, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिएगा। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? 250 है राज्यसभा के सदस्यों की संख्या। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर उड़ीसा में सांसदीय सीटें कितनी है? कितनी दोस्तों? उड़ीसा में 10 हैं सांसद की सीटें। किसकी? राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है कि राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति होती है। किसमें? राज्यसभा में होती है। राज्य सूची के विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में भाग लेता है। कौन भाग लेता है? लोकसभा भाग लेता है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव के तथा सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने में कौन भाग लेता है? लोकसभा भाग लेता है। अगला क्वेश्चन है कि संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होनी चाहिए? कितने? कुल सदस्यों का 1/10 सदस्यों की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा अध्यक्ष ने मतोश्री पुस्तक लिखी? किसने? जो सुमित्रा महाजन थी, इन्होंने क्या कौन सी पुस्तक लिखी? मतोश्री पुस्तक लिखी। SSC CPO 2017 में पूछा गया, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन विधायी सत्र के सत्रावसान के लिए अधिसूचना जारी करता है? कौन? राष्ट्रपति जो होता है विधायी सत्र के लिए सत्रावसान के लिए एक अधिसूचना जारी करता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन राजनीतिक विधायिका से संबंधित है? कौन? जो वित्त मंत्री होता है राजनीतिक विधायिका से संबंधित होता है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद कैसी है दोस्तों? कैसी है? ये द्विसदनीय है भारतीय संसद। अगला क्वेश्चन है कि संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? कितनी दोस्तों? 238 है। संघ राज्य क्षेत्रों और राज्यों को मिलाकर राज्यसभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी है? 238 है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में संसद को वित्तीय समितियां निम्नलिखित में से कौन सी हैं? कौन सी दोस्तों वित्तीय समितियां?
ये सभी दोस्तों प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपक्रम समिति, ये कैसी सभी समितियाँ हैं दोस्तों? ये सभी वित्तीय समितियाँ हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति है। कौन है दोस्तों? लोक लेखा समिति होती है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट की समीक्षा करने वाली संसदीय समिति कौन होती है? लोक लेखा समिति होती है। अगला क्वेश्चन है कि संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है किसके द्वारा? लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किया जाता है संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष होता है, क्या होता है? विपक्षी दल का नेता होता है। भारतीय संसद की लोक लेखा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? विपक्षी दल का नेता। अगला क्वेश्चन है कि भारत में किस संसदीय समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्यों द्वारा की जाती है? किसकी? लोक लेखा समिति। क्या होता है इसमें? समिति की अध्यक्षता सामान्यतः विपक्ष के प्रमुख सदस्य द्वारा की जाती है लोकसभा मतलब लोक लेखा समिति में। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है दोस्तों? प्राक्कलन समिति जो है भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है? किसको? लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन भारत की संचित नीति का संरक्षक है? कौन होता है? जो संसद होता है भारत की संचित नीति का संरक्षक होता है। अगला क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित में कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव क्षेत्र सबसे बड़ा है? कौन सा है? लद्दाख, जो जम्मू कश्मीर लद्दाख का क्षेत्र है सबसे बड़ा क्षेत्र है। अब लेकिन याद रखिए कि लद्दाख अब अलग प्रांत बन गया है और जम्मू कश्मीर अलग बन गया है, सभी कैसे केंद्र शासित प्रदेश हैं। अगला क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की लोकसभा सीटें सबसे अधिक हैं? किसमें? उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक हैं। कितनी हैं? 80 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि हरियाणा से लोकसभा की कितनी सीटें आती हैं? कितनी आती हैं दोस्तों? 10 सीटें आती हैं हरियाणा से लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु से राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी हैं? 18 हैं तमिलनाडु से राज्यसभा की सीटें। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी दोस्तों? 12 सीटें हैं कर्नाटक से। अगला क्वेश्चन है कि कर्नाटक में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी हैं दोस्तों? 28 सीटें हैं कर्नाटक में लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी? 31 सीटें प्राप्त हैं राज्यसभा में उत्तर प्रदेश को। अगला क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल को राज्यसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी? 16 सीटें प्राप्त हैं पश्चिम बंगाल में राज्यसभा को। अगला क्वेश्चन है कि आंध्र प्रदेश को लोकसभा में कितनी सीटें प्राप्त हैं? आंध्र प्रदेश को 25 सीटें प्राप्त हैं लोकसभा में। अगला क्वेश्चन है कि गोवा राज्य के पास लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? गोवा के पास लोकसभा की 2 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि केरल के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी? केरल के पास 20 लोकसभा की सीटें हैं। अगला क्वेश्चन है कि पंजाब में लोकसभा की कितनी सीटें प्राप्त हैं? कितनी? 13 सीटें किसके पास हैं? पंजाब के पास। अगर देखा जाए गुजरात के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी? 26 सीटें हैं गुजरात में लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र को लोकसभा में कितनी सीटें हैं? कितनी? 48 सीटें महाराष्ट्र में लोकसभा की। अगला क्वेश्चन है कि चंडीगढ़ के पास लोकसभा की कितनी सीटें हैं? कितनी? 1 सीट है चंडीगढ़ के पास जो यूनियन टेरेटरी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से हमारे देश की दोनों सदनों का सदस्य नहीं होता है? कौन होता है? जो राष्ट्रपति होता है ये किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से संसद में किस प्रावधान के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है? किसमें? मूल अधिकार के बदलाव के लिए विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर पंजाब में कितने 7 राज्यसभा सीटें होती हैं। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर सिक्किम में कितनी 1 राज्यसभा की सीट है? सिक्किम में कितनी? 1 सीट राज्यसभा की है। अगला क्वेश्चन है कि कुल मिलाकर त्रिपुरा में सांसदीय मतलब राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? 1 सीट है सांसद मतलब राज्यसभा की, कहाँ? त्रिपुरा में। अब दोस्तों राज्यसभा की सीटें चल रही हैं। अगला क्वेश्चन है कुल मिलाकर महाराष्ट्र में राज्यसभा की सीटें कितनी हैं? 19 सीटें महाराष्ट्र में राज्यसभा की। अगला क्वेश्चन है कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 42 हैं। फ्रेंड्स, मेरे द्वारा कराए गए क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ मेरे चैनल से जुड़ जाइए। मैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर के टॉपिक वाइज हर टॉपिक के क्वेश्चंस करा दूंगा जिससे आपकी तैयारी अच्छी हो और आशा करता हूं आपका एग्ज़ाम क्रैक हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।